हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DU as well। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 1 की होने वाली है और सेमेस्टर 1 में हम लोग पॉलिटिकल साइंस को कवर कर रहे हैं। और ये जो आपकी पॉलिटिकल है इसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, जिसमें हम ऑलरेडी चैप्टर 1 कवर कर चुके हैं। एंड जो आपकी यूनिट या ये कहूँ चैप्टर 2 है उसके मैं पार्ट 1 आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप जल्दी से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो चैप्टर 1 है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने वो भी आपके लिए कवर करवा दिए हैं, तो आप उन्हें चेकआउट करना एंड लाइक करना मत भूलिएगा। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो यूनिट 2 के पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि हम यूनिट 2 का पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप इन सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख पाएंगे और वहाँ से आप इन सभी को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम बिना देरी करे आज जो हमारी यूनिट 2 है उसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो था हमारे स्वतंत्रता के विभिन्न आयाम, यानी हम स्वतंत्रता के विभिन्न आयामों के ऊपर चर्चा करने वाले थे। तो पहला है हमारा सिविल लिबर्टी, जिसे हम नागरिक स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। सिविल लिबर्टी वह अधिकार है जो हर नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिसमें शामिल है, इसके अंतर्गत शामिल होता है जीवन और संपत्ति की सुरक्षा। नेक्स्ट इसके अंतर्गत शामिल होता है घरेलू स्वतंत्रता यानी निजी अधिकार। और नेक्स्ट होता है हमारा भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद में होती है इसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसके अंतर्गत लिख सकते किसी समूह में शामिल होने और संघ बनाने की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आंदोलन की स्वतंत्रता होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है? राजनीतिक स्वतंत्रता में वह अधिकार शामिल हैं जो किसी व्यक्ति को निर्णय लेने और सरकार में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। यानी जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो होती है जिससे हम किसी भी मुद्दे पर निर्णय ले सकते हैं या फिर राजनीति या ये कहें जो सरकार है उसके कामों में भागीदार बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी कुछ प्रमुख चीज़ें हैं या फिर कुछ चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे कि हमारा एक होता है मतदान का अधिकार। मतदान के अधिकार के अंतर्गत और भी आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा होता है हमें अपने प्रतिनिधि ही को चुनने का अधिकार। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं चुनावों में उम्मीदवार बनने का अधिकार। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं राजनीतिक दल बनाने और सरकार की आलोचना करने का अधिकार। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि आर्थिक स्वतंत्रता में रोजगार पाने का अधिकार और कार्यस्थल पर आराम और अपनी शर्तों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता शामिल होती है। यानी जो आर्थिक स्वतंत्रता होती है उसके अंतर्गत हमें रोजगार पाने का अधिकार होता है और अपनी शर्तों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। इसके अंतर्गत शामिल किया गया है अधिक संपत्ति प्राप्त करने और इसे धारण करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं नस्लीय और राष्ट्रीय स्वतंत्रता, यानी नस्लीय और जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता होती है उसको भी इसके अंतर्गत रखा गया है। अब हम चलेंगे आगे। आगे है हमारा स्वतंत्रता की सुरक्षा के उपाय, यानी जो हमारी स्वतंत्रता है उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय हैं। स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। अब स्वतंत्रता की जो सुरक्षा है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें आप पहला लिख सकते हैं लोकतांत्रिक सरकार का रूप। किस तरह से लोकतांत्रिक सरकार प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देती है कि वह अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन प्रक्रिया में भाग ले सके। यह तानाशाही शासन के कठोर रवैये में अलग होता है। यानी देखिए जो लोकतंत्र होता है वो सभी नागरिकों को यह अधिकार देती है कि वो अपने जो चुनाव है, जो अपने प्रतिनिधि हैं उनको चुन सके, जो कि तानाशाही में नहीं देखा जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं लिखित संविधान द्वारा सुरक्षा। यानी जो हमारा लिखित संविधान है वो भी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा देता है। किस तरह से? इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं लिखित संविधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। उदाहरण के लिए भारतीय और अमेरिकी संविधान में नागरिकों को कई अधिकारों की गारंटी दी गई है। ये न केवल अधिकार निर्धारित करते हैं बल्कि उन्हें लागू करने के लिए साधन भी प्रदान करते हैं। यानी जो संविधान है, जो लिखित संविधान है उसमें जो अधिकार है उनकी गारंटी दी गई है। एग्जाम्पल के लिए आप भारत का संविधान या फिर अमेरिका के संविधान को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
आगे आप इसमें लिख सकते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण। सरकार की शक्तियों को अलग अलग निकायों में बांटा जाना चाहिए, जैसे विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों को अलग अलग अंगों में बांटने से लोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। ये शक्तियों का पृथक्करण कहलाता है, जो संघीय सरकार और स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्वतंत्रता और निष्पक्षता न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही न्याय प्रक्रिया को तेज और सुलभ बनाना आवश्यक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39A के तहत मुफ्त कानूनी सहायता और अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है। यानी देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 39A के तहत कहा गया है कि सभी नागरिकों को मुफ्त जो कानूनी सहायता है वो दी जाएगी, और अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, यानी समानता के अधिकार को दिखाता है। नेक्स्ट आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं कानून का नियम। किस तरह से कानून का शासन यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह शासक हो या नागरिक, कानून से ऊपर ना हो। इसका मतलब है कि भूमि का कानून सर्वोच्च है और वह किसी भी तानाशाह शासन के से अलग है। यानी देखिए, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो शासक हो, सभी के लिए जो कानून है वो सबसे ऊपर होगा। यानी कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, चाहे वो नागरिक हो या शासक खुद ही क्यों ना हो। जिसका मतलब ये है कि तानाशाही से काफ़ी अलग है, क्योंकि तानाशाही में सबसे ऊपर जो राजा या फिर जो सरकार जिसकी भी होती है उसको रखा जाता है, पर लोकतंत्र में जो हमारा संविधान होता है उसको हमेशा ऊपर रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं समूह और संघों की स्वायत्ता। विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, व्यापार, कला, धर्म और विज्ञान में स्वायत्ता संघ समूह कार्य करते हैं। यह संघ सरकार की नीतियों को जनमत के अनुरूप बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विपक्ष की भूमिका। विपक्ष सरकार को सही दिशा में बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। यह सरकार की आलोचना करते हैं और लोगों और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्वतंत्र मास मीडिया जैसे रेडियो, टीवी और अखबारों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र मीडिया लोगों की स्वतंत्रता को मजबूत करती है और उन्हें सही जानकारी तक पहुंच प्रदान करती है। यानी जो हमारी स्वतंत्र मीडिया है, या ये कहें जो मास मीडिया है, वो स्वतंत्र होती है। जैसे कि रेडियो हो गए, टीवी हो गए, अखबार वगैरह हो गए और हमारे यूट्यूब चैनल वगैरह हो गए, ये सभी स्वतंत्र ही तो है। अगर मैं सरकार के खिलाफ कुछ कहने लगूँ, पर ऐसा ना हो कि वो हमारे देश की जो सुरक्षा है उसको हानि पहुँचाए। पर यह है कि अगर मुझे कोई नीति जो है वो अच्छी नहीं लग रही या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो नीति बुरी है, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ वो नीति गलत है। मुझे इस चीज़ की स्वतंत्रता है, बस ये है कि वो हमारे भारत को वो नुकसान ना दे, मेरे जो वर्ड्स हैं वो किसी को हानि ना पहुँचाए। इस तरह से हम अपनी स्वतंत्रता का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने मीडिया में भी सुना होगा, आए दिन किसी ना किसी नीति या फिर किसी ना किसी कानून के ऊपर बहस होती रहती है, तो वो इसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं समानतावाद यानी समानतावाद का मतलब है कि सभी लोग समान हैं और उन्हें समान अधिकार, अवसर और विशेषाधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म या लिंग के हों। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रबंधन जनमत स्वतंत्रता और विकास की सबसे अच्छी गारंटी है। समाचार पत्र, साहित्यिक कार्य, पार्टी, संघ और शैक्षणिक संस्थान जनता की राय बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे समानता क्या होती है। चलिए अब हम समानता को देख लेते हैं। समानता की अवधारणा सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और राजनीतिक दर्शन में एक महत्वपूर्ण और जटिल विषय है। यह न्याय, स्वतंत्रता, अधिकार और स्वामित्व जैसे अन्य संकल्पनों को प्रभावित करती है। प्राचीन यूनानियों और ईसाई पादरियों ने समानता के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की है। उदारवाद और मार्क्सवाद के उदय ने इस विषय में नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। बर्नर के अनुसार समानता एक परिवर्तनशील धारणा है, और बर्नर के अनुसार जो समानता है वो एक परिवर्तनशील धारणा है जो हमेशा परिवर्तन होती रहती है, जिसका मतलब है कि यह हर नई स्थिति के साथ बदल जाती है। यानी ये हमेशा ही परिवर्तन होती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसी भी सिचुएशन होती है ये उसके अनुसार बदल जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे समाज में जन्म पर आधारित पदानुक्रम और सामाजिक स्थिति को प्राकृतिक रूप से स्वीकार किया जाता था, लेकिन आधुनिक राजनीतिक सोच यह मानती है कि सभी लोग समान हैं। यानी पहले जन्म के आधार पर उसे मान लिया जाता था, लेकिन अब जो है वो सभी लोगों को समान माना जाता है। 18वीं सदी के अंत में फ्रांसीसी और अमेरिकी गृह युद्ध जैसी घटनाओं ने जाति आधारित असमानताओं पर ध्यान केंद्रित किया, और 1931 में R.H. टानी ने ब्रिटिश शासन में असमानताओं को एक दुखदायी वास्तविकता बताया, जिससे इसे नैतिक और
अपरिहार्य माना जाने लगा। ठीक है, आगे आप इसमें लिख सकते हैं वर्तमान समय में समानता को मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। यानी जो हमारी समानता है वो मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में माना जाता है, लेकिन समानता को वो कैसे लागू किया जाए इस पर विवाद नहीं होता, और जो हमारी समानता है उसको कैसे लागू किया जाएगा इस बात पर कोई भी विवाद नहीं रहता। धन और संपत्ति के वितरण में समानता का विचार एक महत्वपूर्ण विषय है। साम्यवादी सोच का पुनरुत्थान होता है जो एक तर्क करता है कि साम्यवादी उदय बाजार की क्षमता को कमजोर करता है। साम्यवादी अपने तर्कों को स्पष्ट करते हैं और बताते हैं कि वह पूरी समानता की मांग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे अवसरों की समानता, यानी जो हमारे अवसर होते हैं उनकी क्या समानताएं होती हैं। एक राजनीतिक आदर्श है कि जो जाति, लिंग और सामाजिक स्थिति के आधार पर होने वाली असमानताओं का विरोध करते हैं, उसका उद्देश्य समाज के सभी सदस्यों को अपने योग्यता के अधिकारों पर समान अवसर प्रदान करना है। औपचारिक अवसर की समानता यह सुनिश्चित करती है कि पद और स्थिति सभी के लिए खुली होनी चाहिए और केवल योग्य व्यक्तियों को ही चुना जाना चाहिए। यानी इनका मानना है जो औपचारिक चीज़ें हैं, जो मतलब सरकारी चीज़ें हैं, उनके जो पद हैं या नियुक्ति हैं वो सभी लोगों के लिए खुली होनी चाहिए, और जो उसके लिए कैपेबल हैं उन्हीं को चुना जाना चाहिए। जैसे कि आप देख भी सकते हैं जो हमारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनके लिए जो औपचारिक चीज़ें हैं वो सभी के लिए खुली हैं, चाहे आप हो या आपके फ्रेंड्स हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, हम सभी जो गवर्नमेंट फॉर्म निकलते हैं जॉब्स के, हम उन्हें अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें फिल कर सकते हैं। अगर हम उसके कैपेबल होंगे, हम जो एग्ज़ाम होगा उसको क्रैक कर पाएंगे तो हम जॉब प्राप्त कर लेंगे, अदरवाइज हम रह जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी को समान लाने के लिए, और जो अच्छा इंसान है यानी गुणवत्तापूर्ण वाला इंसान है उसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं इसका मतलब ये है कि समाज में किसी प्रकार के वंशानुगत विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होनी चाहिए, जैसे जन्म, जाति, रंग, धर्म, लिंग और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप भी देख सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है वो हमसे ये नहीं पूछते तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, या तुम्हारी जाति क्या है, या तुम्हारा रंग क्या है, या तुम्हारा धर्म, या फिर लिंग पूछा जाता है कि तुम मेल हो या फीमेल हो, ताकि जो फीमेल्स होती हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए उन्हें फीस वगैरह नहीं दी जाती। तो ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, पर कभी भी जो एग्ज़ाम फॉर्म होते हैं उसमें ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हारा रंग क्या है, तुम काले हो या गोरे हो, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती। ठीक है, सभी सार्वजनिक पदों के लिए सभी लोगों को योग्यता के आधार पर अवसर मिलना चाहिए। अवसर की समानता किसी भी ऐसी व्यवस्था को अस्वीकार करती है जिसमें कुछ लोगों को उनके वंश या सामाजिक स्थिति के कारण योग्य माना जाता है। और देखिए जो हमारे सार्वजनिक पद हैं उनके लिए सभी लोगों को एक समान योग्य माना जाना चाहिए। यानी जैसे कि अभी होता भी है प्रेजेंट टाइम में, आपने देखा होगा कंपटीशन के एग्जाम होते हैं जिसमें सभी लोगों को सरकार द्वारा सामान्य मान लिया जाता है और सभी के लिए एक सेम पेपर बनाया जाता है। अगर वो पेपर तुम लोग क्वालिफाई कर पाते हो तो तुम्हारी जो जॉब है वो परमानेंट हो जाती है, अदरवाइज नहीं हो पाती। तो हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे समानता का अर्थ, कि समानता का क्या अर्थ होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लिख सकते राजनीतिक सिद्धांत की संकल्पनाओं में समानता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। समाज में भिन्नताएं होने के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है। आधुनिक राजनीतिक संविधान समानता के किसी न किसी रूप से मौलिक अधिकारों के माध्यम से सुरक्षित करता है। समानता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और उसे राजनीतिक रूप से प्राप्त करना कठिन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं समानता का अर्थ व्यवहार और पुरस्कारों की एकरूपता नहीं, यानी समानता का अर्थ कभी भी व्यवहार या फिर पुरस्कारों की एकरूपता से नहीं हो। समाज में विभिन्न आवश्यकताओं और क्षमताओं के कारण एकरूपता की बात नहीं की जा सकती। लास्की के अनुसार अगर एक गणितज्ञ और ईंटें ढोने वालों को समान समझा जाए तो समाज के सारे उद्देश्यों का बंटाधार हो जाएगा। प्राकृतिक असमानताएं एक कटु सत्य है जिन्हें समाज को स्वीकार करना चाहिए। यानी देखिए जो लास्की हैं उनका कहना है कि अगर पूरे ही समाज को हम एक जैसा मान लें, यानी एक गणितकार जो मैथ के टीचर हैं और एक ऐसा व्यक्ति जो कि ईंट ढोने का कार्य करता है, क्या वो दोनों एक समान हो जाएंगे? अगर हम दोनों को एक समान मान लें, एक समान वेतन दें, क्या उनकी जो लाइफ है वो ठीक तरीके से चल पाएगी, या उनका जो इंटरेस्ट है वो ठीक तरह से हो पाएगा? जैसे कि अगर मैं ही हूँ, मैं एक टीचर हूँ और मेरी जो तुलना है वो एक चपरासी से की जाए, क्या हम दोनों में समानताएं हो सकती हैं? नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपनी जॉब कर रहे हैं जो भी हैं
और मैं अपनी जॉब कर रही हूँ, हमारी दोनों की जॉब्स में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ना ही हम दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया जा सकता है कि तुम दोनों इक्वल हो, इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि वो जो है वो उनकी जॉब जो है वो हो सकता है वो इलिटरेट हो, वो अनपढ़ हो, तभी वो जो चपरासी की जॉब है वो कर रहे हैं, बट मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं एजुकेट हूँ। तो इस तरह से हम डिफरेंस देख सकते हैं और इसीलिए हम दोनों को एक साथ नहीं खड़ा कर सकते, ये अलास्की का कहना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे समान व्यवहार और असमान व्यवहार दोनों अन्यायपूर्ण है। इसके साथ ही कुछ असमानताएं समाज द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, यानी समान व्यवहार करना और असमान व्यवहार करना दोनों ही अन्यायपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, अगर समान व्यवहार करेंगे मुझ में और एक जो चपरासी है दोनों में, तो दोनों के लिए अन्याय होगा, उनके लिए भी और मेरे लिए भी। और अगर मुझ में और एक व्यक्ति में, यानी मैं हूँ और एक और टीचर है, दोनों में असमान व्यवहार करेंगे तो भी अन्याय होगा, क्योंकि हम दोनों टीचर्स हैं, दोनों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो दोनों ही स्थिति में हम असमानता या अन्यायपूर्ण व्यवहार देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे दूर करने के लिए हमें, और इसके लिए कुछ जो समाज है उसमें ही कुछ असमानताएं देखनी जा सकती है। जैसे जन्म, धन और ज्ञान के आधार पर, यानी जन्म के आधार पर, धन के आधार पर और जो हमारा ज्ञान होता है उसके आधार पर भी वर्ग किया जाता है, यानी उसको जो स्थिति है उसकी अलग अलग हो सकती है। समानता की मांग हमेशा अपने समाज की सामाजिक आर्थिक असमानताओं के खिलाफ रही है। 20वीं शताब्दी में हम एक ऐसे व्यवहार को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें व्यक्ति की उन्नति उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते, स्वतंत्रता की तरह समानता के भी नकारात्मक और सकारात्मक पहलू है। नकारात्मक रूप से समानता विशेषाधिकारों और अनुपस्थिति है। सकारात्मक रूप से यह अवसरों की उपलब्धता का संकेत है, जिसमें हर व्यक्ति को अपने विकास का समान मौका मिल सकता है। यानी देखिए, जो जैसे स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पहलू हैं, वैसे ही समानता के भी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पहलू हैं। अगर हम नकारात्मक रूप से देखें तो जो हमारी समानता है उसके विशेष अधिकार या अनुपस्थिति देख सकते हैं, और अगर हम सकारात्मक पहलू देखें तो ये व्यक्ति को आगे बढ़ने और एक साथ विकास करने का मौका देती है। ठीक है, अब हम देखेंगे लास्की के अनुसार समानता का अर्थ, कि लास्की जो है उनके अनुसार समानता का क्या अर्थ है। चलिए देख लेते हैं। लास्की के अनुसार जो समानता है उसको 4 प्रमुख बिंदुओं में बांटा गया है। पहला हम देखेंगे विशेष प्राधिकारी का अभाव। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के इच्छा किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा के समान होनी चाहिए। यानी इनके अनुसार है कि किसी भी व्यक्ति की जो इच्छा है वो दूसरे व्यक्ति की जो इच्छा है उसके समान होनी चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सभी के लिए समान अवसर। सभी को समान अवसर उपलब्ध होनी चाहिए ताकि वह अपनी क्षमताओं को विकास कर सके। यानी सभी को, जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो एक बच्चा है उसको सही एजुकेशन देनी चाहिए ताकि जो अपना विकास है वो बच्चे कर सके और आगे भविष्य में कुछ कर सकें। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक लाभों की पहुंच। सभी को सामाजिक लाभों तक पहुंच होनी चाहिए और किसी को भी किसी भी आधार पर रोका नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक और सामाजिक शोषण का अंत। समानता का तात्पर्य इस बात से है कि आर्थिक और सामाजिक शोषण का समाप्त होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्रायर टर्नर के अनुसार इन्होंने 4 समानता के तत्व दिए हैं। अब वो कौन कौन से तत्व हैं, तो पहला आप लिख सकते हैं लोगों की आधारभूत समानता है। यह दर्शाता है कि सभी ही मनुष्य समान हैं, चाहे उनकी सांस्कृतिक, धर्म या नैतिकता प्रथाएं क्या हो। यानी जो सभी लोग हैं वो समान हैं, उनकी जो आधारभूत समानता है या आधारभूत चीजें हैं वो समान होती हैं, चाहे उनका संस्कृति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो या नैतिक कुछ भी हो, नैतिक प्रथाएं जो होती हैं वो कुछ भी हो, लेकिन वो समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आप इसमें लिख सकते हैं अवसरों की समानता। सभी को उपलब्धताओं और योग्यताओं के आधार पर संस्थाओं तक पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं परिस्थितियों की समानता। यह सुनिश्चित करता है कि अवसरों की समानताओं के लिए सही परिस्थिति मौजूद हो। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं परिमाणों की समानता। यह सामाजिक असमानताओं को इस तरह से प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है कि वह समानता में बदलाव ला सकें। ठीक है, अब हम देखेंगे समानता के प्रकार, कि जो समानता है उसके कितने प्रकार होते हैं। चलिए देख लेते हैं समानता के प्रकारों को। पहला प्रकार होता है हमारा औपचारिक समानता। औपचारिक समानता किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। जॉन लॉक ने प्राकृतिक समानता के आधार पर समानता का समर्थन किया और कांट ने इसे मानवता के सार्वभौमिक सिद्धांतों के रूप में स्वीकार किया। औपचारिक समानता का मतलब है कि सभी लोगों को
उनकी मानवता के आधार पर समान अधिकार मिले। यानी औपचारिक समानता का अर्थ यही है कि उनकी जो मानवता है उसके आधार पर उन्हें समान अधिकार मिले। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि कानून के समक्ष समानता, यानी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कानून के समक्ष सब समान होने चाहिए। यानी कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगा, चाहे व्यक्ति का जाति, लिंग, धर्म या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। हालांकि यह अवधारणाएं यह नहीं मानती कि सामाजिक बाधाएं जैसे जाति या गरीब लोगों को इस औपचारिक समानताओं का पूरे लाभ उठाने रोक सकती हैं। इसी संदर्भ में मार्क्स ने ये कहा था कि औपचारिक समानता मानवता का उद्भव नहीं कर सकती। यानी ये लोग जो है, ये लोग ये नहीं मानते कि गरीबी या जाति जैसी जो चीज़ें हैं वो औपचारिक समानता को प्रभावित करती हैं, जिसकी वजह से लॉक ने कहा था कि जो औपचारिक समानता है ये मानवता का जो उत्थान है वो नहीं कर सकती। ठीक है, लॉक का यह कहना था इनके आधार पर। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, आधुनिक समतावादी विचारक इस सिद्धांत से हट गए हैं, सभी मनुष्यों को समान बनाया जाता है। इनका मानना है कि मानव समान नहीं होता है, इसलिए नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो समानता को बढ़ावा दें, ना कि व्यक्तियों को वर्णात्मक गुणों पर आधारित हों। ठीक है, आप आगे चलेंगे। आगे जो हमारा पॉइंट है वो है अवसरों की समानता। अवसरों की समानता के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, अवसरों की समानता का मतलब है कि सभी बाधाओं को दूर किया जाए जिससे व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूरा विकास कर सके। यह विचार करते हैं कि व्यक्तियों की योग्यता के आधार पर विकास और उपलब्धता होनी चाहिए, ना कि उसकी सामाजिक स्थिति या पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर। ठीक है, ताकि सभी लोगों को समान लाया जा सके। अब हम इसमें देखेंगे योग्यता के आधार पर विकास और उपलब्धता होनी चाहिए, ना कि उसके सामाजिक स्थिति या पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, जीवन का आरंभिक बिंदु। सिद्धांत बताता है कि हर व्यक्ति को एक समान शुरुआत मिलना ही चाहिए, केवल परिणाम समान होने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो हर व्यक्ति है उसको जो समान स्टार्टिंग है वो मिलनी चाहिए। अब उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन जो स्टार्टिंग है वो समान होनी चाहिए। यह असमानता को स्वाभाविक प्रतिभा, श्रम या भाग्य के रूप में स्वीकार करती है, और इससे आगे की जो चीजें हैं वो उसके फिर श्रम और भागीदारी पर डिपेंड करती है कि वो उसमें क्या प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, हालांकि अवसरों की समानता समाज में परंपरागत ढांचे के आधार पर काम करती है, जो एक असमतावादी समाज की ओर इशारा करती है, लेकिन यह योग्यता के उच्च आदर्शों पर आधारित है। असमानताएं नैतिक रूप से सभी स्वीकार करते हैं जब वह प्राकृतिक प्रतिभा और श्रम के आधार पर हो, न कि परंपरागत सामाजिक विभाजन जैसी गरीबी से उत्पन्न हो। समतावादी यह मानते हैं कि सभी व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं का विकास करने का वास्तविक अवसर मिलना चाहिए। इसकी सही प्रयोग एक सार्थक जीवन की ओर ले जा सकती हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, परिणामों की समानता। अब परिणामों की समानता किस तरह से होती है, चलिए देखते हैं। परिणामों की समानताओं का विचार औपचारिक समानताओं और अवसरों की समानताओं से आगे बढ़ सकता है। मार्क्स का तर्क है कि पूंजीवाद व्यवस्था में समानताओं के अधिकार वस्तु भेदभावपूर्ण होते हैं। इनका तर्क है कि जब तक परिणामों की समानताएं सुनिश्चित नहीं की जाती तब तक समानता अधूरी है। यानी जो मार्क्स हैं उनका मानना है कि जो हमारी स्टार्टिंग है वो तो समानताएं होती हैं, लेकिन जो हमारी एंडिंग होती है वो भी समान होगी, तभी हमारी जो समानता है वो एक्चुअल में हो पाएगी। हालांकि आलोचक मानते हैं कि परिणामों की समानता से निष्क्रियता, अन्याय और निरंकुशता को बढ़ावा मिलता है। हैक का कहना है कि लोग स्वभाव से अलग होते हैं, इसीलिए यदि हम सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करेंगे तो वह स्वाभाविक रूप से असमानता को बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, परिणामों की समानता को लागू करने से व्यक्तियों की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान पर असर पड़ता है। इसके विपरीत मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांतों में समानता का अर्थ है कि वर्गों का उन्मूलन और सभी के लिए समान सामाजिक स्थिति। मार्क्सवादियों के अनुसार आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समानता तभी संभव है जब शोषणकारी वर्ग और निजी संपत्ति का अंत हो सके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे समतावाद का स्वरूप। किस तरह से समतावाद के विभिन्न दृष्टिकोणों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है, तार्किक समतावाद और यात्रिक समतावाद। आइए इन विस्तारों से समझें। यानी तार्किक समतावाद को देखेंगे, फिर हम देखेंगे यात्रिक समतावाद को। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं पहले तार्किक समतावाद को। तार्किक समतावाद के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, तार्किक समतावादी समानता को एक मौलिक
अच्छाई मानते हैं। इनके अनुसार ये सही नहीं है कि कुछ लोग बिना किसी व्यक्तिगत गलती के दूसरों से बेहतर माने जाए। वह उन स्थितियों में भी समानता का समर्थन करते हैं जहां समानता से किसी को प्रत्यक्ष लाभ ना हो, परंतु तार्किक मूल्यों का औचित्य तभी होता है जब यह कुछ लोगों के जीवनों को सुधारने में सहायक होते हैं। इसका तर्क है कि समृद्ध लोगों को उनके सिद्धांतों से वंचित कर गरीब लोगों के स्तर पर लाना चाहिए। हालांकि आलोचकों का यह मानना है कि इस तरीके से समानता लाना उचित समाधान नहीं होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे बहुलवादी समानतावादी। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं समानता को एकमात्र उद्देश्य नहीं है, वह कल्याण के सिद्धांतों को अधिक प्राथमिकता देती है और समाज में सभी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के पक्षधर होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे यात्रिक समतावादी। यात्रिक समतावादी किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। यात्रिक समतावादी समानता को साधन के रूप में देख सकते हैं। इनके अनुसार समानता तब ही समर्थन है जब इसमें स्वतंत्रता, मानवीय क्षमताओं के विकास और दुखों में कमी जैसे अन्य आदर्शों के साथ जोड़ा जाए। इनके लिए असमानता को समाप्त करना दुखों में महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज में दुखों और अन्याय को खत्म करना है। यानी इनका मानना है जो समाज है उसमें से दुख और जो अन्याय है उनको खत्म कर दिया जाए। यात्रिक समतावादी तर्क देते हैं कि समानता एक साधन है जिसका उपयोग अन्य नैतिक आदर्शों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। और इनका मानना है कि जो समानता है वो एक तरह से साधन का रूप करता है, एक तरह से साधन का कार्य करता है अन्य नैतिक जो समानता है या आदर्श हैं उनको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे समानतावाद पर प्रश्न, किसकी समानता, यानी समानतावाद पर भी कुछ प्रश्न है कि किसकी समानता। चलिए इसमें बात कर लेते हैं किस बारे में बात होती है। समानतावाद की बात आती है तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि समानता किसकी होनी चाहिए। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख बिंदु हैं। यानी अगर हम समानतावाद की बात करते हैं तो इसके अंदर यही प्रश्न उठता है कि किसकी समानता होनी चाहिए और किस चीज़ की समानता होनी चाहिए। अब इसके अंतर्गत 3 प्रमुख बिंदु रखे गए हैं, जिसमें पहला है हमारा कल्याणकारी की समानता। किस तरह से, चलिए देखते हैं। इसके समर्थक मानते हैं कि न्याय का मुख्य मापदंड कल्याण के स्तर में समानता है। कल्याण का दृष्टिकोण सभी लोगों के मूल्य आवश्यकताओं को स्पष्ट करने पर केंद्रित है, जिससे समाज के सभी लोग एक मूल कल्याण स्तर तक पहुंच सकें। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संसाधनों की समानता। किस तरह से संसाधनों की समानता, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं डार्विन ने इसमें प्रतिपादन किया। इनका मानना है कि संसाधनों की समानता वितरण तभी उच्च हो सकता है जब यह उन्हें लोगों को निर्णय का परिणाम हो जो इसमें प्रभावित होते हैं। वह एक कल्याणकारी नीलामी का उदाहरण देते हैं जहां हर व्यक्ति को समान अदायगी के साधनों से संसाधनों का एक बंडल चुनने का मौका मिलता है ताकि किसी को भी दूसरे से ईर्ष्या न हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक वस्तुओं की समानता है। किस तरह से सामाजिक वस्तुओं की समानता है, जॉन लॉर्ड्स ने इसे मूल सामाजिक पदार्थ का नाम दिया। इसका अर्थ है कि आय, धन, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा तक हर व्यक्तियों की समान पहुंच होनी चाहिए। इसका उद्देश्य समाज के सबसे गरीब लोगों के जीवन स्तर को सुधारना होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा समानता और स्वतंत्रता का संबंध। यानी जो समानता है, स्वतंत्रता है, उसके बीच में क्या संबंध है, चलिए देख लेते हैं। समानता और स्वतंत्रता के बीच का संबंध एक विवादास्पद विषय है, जहां प्रारंभिक उदारवाद स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं, वही 20वीं शताब्दी में सकारात्मक उदारवाद समानता को स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त मानते हैं। यह विचार करते हैं कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे से पूरक है, न कि विरोधी। बिना आर्थिक समानता के स्वतंत्रता कुछ लोगों को विशेषाधिकार बनकर रह जाती है। यानी बिना आर्थिक समानताओं से जो हमारी स्वतंत्रता होती है वो कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ विशेष अधिकार बनकर रह जाती है। तो इसीलिए जो हमारी समानता है और जो स्वतंत्रता है उसके बीच में जो संबंध है वो अच्छे होने चाहिए, वो घनिष्ठ होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सकारात्मक क्रिया। सकारात्मक क्रिया को देख लेते हैं। समानता लाने के लिए सकारात्मक क्रिया का महत्व है, जिसमें उच्च वर्ग पर कुछ सीमाएं लगाकर निम्न वर्ग को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं ताकि उनकी स्पर्धात्मक शक्तियों में वृद्धि हो सके। यह नीतियां समाज में वंचित वर्गों को विशेष लाभ देने का उद्देश्य रखती हैं, जिसमें नौकरी, शिक्षा और राजनीतिक
आरक्षण है, इसका उद्देश्य यह है कि जो लाभ पहले समाज के उच्च वर्ग उठा रहे थे, अब उन्हें निम्न वर्गों के लिए आरक्षित किया जा सके। यानी देखिए, जो समाज है उसमें समानता लाने के लिए जो वो निम्न वर्ग होता है उसके लिए कुछ विशेष अधिकार दे देना। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह होती हैं उसमें कुछ आरक्षण होते हैं, या महिलाओं के लिए आरक्षण आप देख सकते हैं। क्योंकि जो हमारा पुराना टाइम है, या ये कहें जो हमारा इतिहास है, उसमें ना तो महिलाओं को अधिकार थे, ना ही जो निम्न वर्ग होते थे उनको अधिकार थे। तो जो उच्च वर्ग थे वो तो पहले से ही मजबूत थे, पर ये लोग जो थे वो पहले से ही कमज़ोर थे। मजबूती देने के लिए इन्हें कुछ विशेष अधिकारों की आवश्यकता है, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, शिक्षा में हो, या फिर राजनीतिक क्षेत्र में हो, ताकि ये लोग भी अपना विकास कर सकें और आगे बढ़ सकें। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्याय, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वाली वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें अभी तक जो मैंने पढ़ाई हैं वो समझ में आ गई होंगी, एंड वीडियो को भी आपने लाइक कर दिया होगा। अब हम न्याय से थर्ड वीडियो में कवर करेंगे। ओके, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जो अभी मैंने आपको पढ़ा है, अगर आप उन सभी को सेल्फ स्टडी करना चाहें तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको प्ले स्टोर में फ्री में मिल जाएगा, जहाँ आप मेरी सारी जो नोट्स हैं उनको देख पाएंगे, और हमारे ऐप के माध्यम से आप अपनी जो स्टडी है वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।